हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आज 13 मई हो गया है और बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने एकलव्या बैच को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज से जो हम लोग अपने लड़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर लेते हो, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हो, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अब है कि इस लड़ाई के दौरान कई बार ऐसा होगा कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। जैसे मान लो कि फिजिक्स में डीपीपी मिला, केमिस्ट्री में डीपीपी मिला, मैथ्स में डीपीपी मिला और उसके सारे क्वेश्चन आपसे बन गए, बहुत कम क्वेश्चन में डाउट रहा। कई बार ऐसा भी होगा कि 3-4 प्रॉब्लम ही बने डीपीपी के और नहीं बने, तो उस समय आप लोग उदास भी हो जाओगे, घबराने लगोगे कि भाई अब ये लड़ाई मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो घबराना नहीं है, परेशान भी नहीं होना है और सामने वाले पे विश्वास बनाए रखना है कि अगर हम काम को कर रहे हैं तो ये हर हाल में होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी इंसान को देख लो, जिन लोगों ने अपने गोल को अचीव किया है, उनको भी इस फेज से जाना ही पड़ा है, गुजरना ही पड़ा है। क्योंकि जब भी आप एक टारगेट के लिए काम कर रहे होते हो तो आपके लाइफ में दोनों ही फेज आते हैं, अच्छे फेज भी आते हैं, बुरे फेज भी आते हैं। तो दोनों ही फेज का सामना करना होगा, दोनों ही फेज को आप लोग सामना करोगे तभी जा कर के आपको अचीवमेंट आपके गले लगेगी, नहीं तो वो आपसे बड़ा ही दूर चला जाएगा। तो अब ये लड़ाई चलते रहेगी, एकदम हमेशा वर्क करते रहना है। सामने वाले से जितना आपका एक्सपेक्टेशन होगा, सामने वाला आपके एक्सपेक्टेशन पे उससे ज़्यादा खड़ा होकर के वर्क करने के लिए तैयार है। बस आपको मेहनत करना है और आपके सभी फेज में, चाहे आपके अच्छे फेज हो, बुरे फेज हो, सारे फेज में आपके साथ है, बस आप उसका यूज सही से करना। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने 11th फिजिक्स की। तो बच्चों 11th फिजिक्स में हम लोग को 4 ब्रांच पढ़ना है, हाँ, जिसमें सबसे पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, सेकेंड ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ब्रांच है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव और फोर्थ ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी पूरे 11th फिजिक्स के अंदर हम लोग को 4 ब्रांच पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला मैकेनिक्स है, सेकंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको शॉर्टकट में हम लोग SHM भी कहते हैं, एंड वेव है, और लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो पूरे 4 ब्रांच का क्या कंट्रीब्यूशन नीट और जेईई के सिलेबस में है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। तो अगर ओवरऑल सिलेबस से बात करोगे कि 11th सिलेबस से नीट के एग्जाम में कितना आता है, तो जब हम लोग नीट या जेईई का एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन 11th से भी किए जाते हैं और 12th से भी किए जाते हैं। 12th से 55% टू 60% का कंट्रीब्यूशन होता है, वहीं 11th के सिलेबस से थोड़ा कम होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 40% टू 45% का होता है। वहीं पे अगर मैकेनिक्स की बात करोगे तो मैकेनिक्स का कंट्रीब्यूशन जेईई और नीट के सिलेबस में 20% टू 25% का होता है, जो 11th के किसी भी ब्रांच से ज़्यादा है। सभी ब्रांच में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैकेनिक्स का ही है और मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स ही अधूरा है। क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है, ये आगे भी बहुत ऐसे ब्रांच आएंगे जहाँ पे इसका यूज हम लोग करेंगे, इसके यूज के बिना वो ब्रांच नहीं पढ़ा जा सकता है। फिर अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो ये 10% का कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करो तो ये भी 10%, और अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो तो लगभग 5%। बस लगभग 5% इसलिए कह रहे हैं, अप्रॉक्स में 5% है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। तो ओवरऑल 40 टू 45% क्वेश्चन आता है 11th के सिलेबस से। अगर इससे नहीं आया तो उधर कुछ ज़्यादा हो गया, इधर अगर आया तो उससे कुछ कम हो गया, इस तरह से सिलेबस है हम लोगों का। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैकेनिक्स को। हाँ, तो मैकेनिक्स को स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चों, अभी हम लोग का जो माइंड है वो मैकेनिक्स को समझने के लिए पूरे तरह से तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा है 9th-10th में वो सफिशिएंट नहीं है 11th-12th के फिजिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो किसी भी ब्रांच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन।
अगर आप लोग 9th 10th अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा होगा। बस यहाँ पे एक रिवीजन टाइप से कि कैसे यूनिट फाइंड करना है, कैसे डायमेंशन फाइंड करना है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ये हम लोग देखेंगे। हाँ, अब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शॉर्ट में देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन कोई एक चैप्टर है ही नहीं। अगर पूरे फिजिक्स को देख लो तो पूरे फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी है, और फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके यूनिट होंगे ही होंगे, उसके डायमेंशन होंगे ही होंगे। तो ये पूरे फिजिक्स में आते रहेगा, जब भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा यूनिट आएगा ही, डायमेंशन आएगा ही। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ पे बहुत मेहनत करना है, हाँ यहाँ पे बहुत मेहनत करना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है 11th 12th के फिजिक्स को समझने के लिए और सीखने के लिए। क्योंकि मैथ्स जो है ना वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, और लैंग्वेज के बिना हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, ये आप लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत। उनके प्रॉपर्टी को यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे ढंग से समझेंगे, उनके फॉर्मूला को देखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग लॉग भी बोला करते हैं। इसके बाद हम लोग का फंक्शन है, फिर रेट ऑफ चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अपने फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है रेट ऑफ चेंज। जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ रखा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे सिलेबस के दौरान, क्योंकि 80% 70% से अबव 70% से अबव क्वांटिटी का जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज से ही है। चलो, और रेट ऑफ चेंज में ही हम लोग डिफरेंशिएशन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग रेट ऑफ चेंज को फाइंड करते हैं। वहाँ पे हम लोग इसके टाइप को देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस टाइप के लिए डिफरेंशिएशन का यूज किया जाएगा। फिर आगे है इंटीग्रेशन। हाँ, ये भी मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यहाँ पे भी हम लोग का यूज है, इसलिए इंटीग्रेशन को देखेंगे। फिर आगे हम लोग ग्राफ को भी देखेंगे। तो बच्चों अब सोच रहे होंगे ये तो मैथ्स में पढ़ते थे भाई, ग्राफ उराफ ये सब तो मैथ्स में पढ़ते थे, यहाँ पे क्या आवश्यकता हो गया इसका। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर ही ले लो, तो कोई भी दो क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड, जहाँ पे हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग ग्राफ को लेते हैं और ग्राफ के अकॉर्डिंग दो वेरिएबल के बीच, दो फंक्शन के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ग्राफ भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसका यूज हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर इसके बाद आता है हम लोग का वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रख दिया। एक को कह दिया कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी है, एक को कह दिया ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर में कोई परेशानी नहीं था, क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक हम लोगों ने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, जो भी कैलकुलेशन किया है, वो सिंपल अलजेब्रा का यूज करके किया है, और स्केलर सिंपल अलजेब्रा को ही फॉलो करता है। जैसे अगर हम बात करें कि 4 + 3 कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा 7। पूछेंगे हमेशा, कहोगे हाँ सर जी, हमेशा ये 4 + 3 क्या होता है? 7 ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 + 3, अगर 4 भी एक वेक्टर हो, 3 भी एक वेक्टर हो, अब अगर हम लोगों से पूछा जाए क्या 4 + 3 7 हमेशा होगा, 7 हमेशा होगा, तो हम लोग बोलेंगे मे बी। हाँ, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मे बी। मे बी कहने का मतलब क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 100% गारंटी नहीं है कि अगर 4 और 3 वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जोड़ 7 ही होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 + 3 का जोड़ 5 होगा, 4 + 3 का जोड़ 4 होगा, 4 + 3 का जोड़
6 होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, कब? जब ये वेक्टर है। अभी आप लोग को ये सुन करके, ये समझ करके बड़ा ही अजीब लग रहा हो कि सर जी आप क्या बता रहे हैं, 4 3 4, 4 3 5, 4 3 6, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ को समझने के लिए हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसके एडिशन को देखेंगे, इसके सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, तब जा कर के हम लोग पूरे अच्छे से एकदम पूरा का पूरा हम लोग का जो माइंड है वो समझने लायक हो जाएगा 11th और 12th के फिजिक्स को, और पूरे अच्छे तरह से हम लोग पूरे फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो एक बार और अपने इंट्रोडक्शन को रिकैप कर लें। हम लोग 11th फिजिक्स में 4 ब्रांच को पढ़ेंगे। मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट को पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव को पढ़ेंगे, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे। फिर बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा हम लोग का। बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसी के लिए है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी, लॉगरिथम्स, फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन, ग्राफ, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। इस तरह से ये हमारा पूरा बेसिक का कंटेंट हो गया। बेसिक में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल पर बने रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।